हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे सामने ये न्यूज़ आती है कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गया है और इंडियन रुपी ने अपने सबसे निचले स्तर को छू लिया है, जहां पर अब $1 के मुकाबले आपको 77.6 रुपीज़ मिलेंगे। इस गिरते रुपए का क्या मतलब है हमारे लिए, इसका क्या असर पड़ता है इकोनॉमी पे, यहाँ पर किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है और आखिरकार इंडियन रुपी गिर क्यों रहा है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार इंडियन रुपी क्यों गिरा डॉलर के मुकाबले। इंडियन रुपी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा 9 मई को। उस दिन $1 के मुकाबले इंडियन रुपए की वैल्यू 76.92 पॉइंट्स को टच कर गई थी। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2021 से, तो इंडियन रुपी लगभग 7% डेप्रिशिएट हुआ है, यानी इंडियन रुपी की वैल्यू लगभग 7% कम हुई है। फ्रेंड्स, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो इंडियन रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। 2014 में $1 के मुकाबले जहां आपको 58 से लेकर 60 रुपये मिलते थे, वो हम देखते हैं कि धीरे धीरे इंडियन रुपी की वैल्यू इतनी गिर जाती है और आज हमको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस वक्त इंडियन रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, इनमें से एक प्रमुख कारण है यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बढ़ना। यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2-3 महीने से हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $120 से लेकर $140 तक देखी गई और इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर। इंडिया को ये क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है दूसरे देशों से और ये क्रूड ऑयल खरीदने के लिए हमको डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, इसलिए हमको ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है और लगातार क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से हमको और ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। यहाँ पर ये डाटा हमको बताता है कि मार्च 2022 में $16.24 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट से। ये डाटा बताता है कि कितना शार्प इंक्रीज़ हुआ है इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बिल में। इसके अलावा अगर हम कुछ और कारणों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक कारण ये भी है कि इंडिया में जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उन लोगों ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना चालू करा है। इस वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि ये पूरे इन्वेस्टर्स को पैसा वापस डॉलर्स के टर्म में देना पड़ता है। और अगर हम सिर्फ 2022 की बात करें तो यहाँ पर लगभग $18.27 बिलियन पैसा खींचा गया है इंडियन स्टॉक मार्केट से। और लगातार पिछले 7 महीने से हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और यही एक कारण है जिस वजह से हम देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट हमको देखने को मिलती है। इन सब बातों का सीधा असर पड़ता है हमारे फॉरेन रिजर्व्स पर। यहाँ पर हमको इंडियन फॉरेन रिजर्व्स में भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिलती है। इस वक्त इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स लगभग $598 बिलियन के हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले ये $630 बिलियन के थे। तो यहाँ पर हमको $30 बिलियन की फॉरेन रिजर्व्स में गिरावट देखने को मिलती है। इन फैक्टर्स के अलावा भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो भी इस वक्त काफ़ी अच्छा नहीं है। वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है हमारे एक्सचेंज रेट पर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम देखते हैं कि ग्लोबली रशियन एक्सपोर्ट्स को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस, गैसेस के प्राइसेस और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते हैं और इस वजह से हम देखते हैं कि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है, ना ही इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा भी हमको ये देखने को मिलता है कि अब दुनिया भर की कंट्रीज़ अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंज कर रही हैं। उन्होंने अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करे हैं। जो कन्वीनियंस उन्होंने कोविड के टाइम प्रोवाइड की थी, उनको वो हटा रहे हैं ताकि ग्रोथ बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और इस वजह से भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है। और इस इकोनॉमिक सिनेरियो में एक और फ्लक्चुएशन लेके आता है कोविड का नया वेरिएंट। ग्लोबली बहुत सारे देशों में नए वेरिएंट दिखे जा रहे हैं, कुछ देशों में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। तो इस वजह से फिर से एक अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, जिस वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टर्मोइल हमको देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये तो बात हुई ग्लोबल इकोनॉमी की। आइए अब हम देखते हैं कि आखिरकार किसी भी करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या वैल्यू रहती है किसी भी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। का ये मतलब कि बाहर के लोग कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपकी कंट्री में। इसके अलावा हमको इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। अगर इंडिया में
बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगा। यहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में इन्फ्लेशन में कितना डिफरेंस है ये बात भी डिफाइन करती है कि करेंसी की क्या वैल्यू होगी। अगर हाई इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी की वैल्यू अपने आप गिरना चालू हो जाती है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि ग्रोथ के कितने एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का इकोनॉमी के अंदर, यह बात भी निर्धारित करती है कि करेंसी की क्या वैल्यू होगी। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस। हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है, तो आरबीआई किस तरह से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज कर रही है, किस तरह से इन्फ्लेशन को मैनेज करा जा रहा है, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करा जा रहा है, किस डायरेक्शन में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जा रही है, ये सब बातें भी डिफाइन करती हैं कि क्या वैल्यू रहने वाली है हमारी करेंसी की। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी रहे, यानी कि बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आने चाहिए किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि अगर जल्दी चेंजेस आते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ में तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है उस कंट्री में। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, कितनी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, ये बातें भी डिफाइन करती हैं कि करेंसी की क्या वैल्यू रहेगी। अगर हमको बहुत छोटे पीरियड में ही बहुत बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट में तो वहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल नहीं माना जाता है और इस वजह से फिर उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी कम होती है। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी किसी भी कंट्री की करेंसी की। आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है जब किसी भी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट यानी कि गिरना चालू हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि करेंसी गिरने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स दोनों देखने को मिलते हैं जब कोई भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमको इंडियन सिनेरियो में क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट्स करने में फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात। हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले हमको डॉलर्स मिलते हैं, और जब हमारे एक्सपोर्टर्स उन डॉलर्स को बैंक में जाकर रुपीज़ में कन्वर्ट कराएंगे तो उनको यहाँ पर ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। यानी कि जो लोग भी यहाँ पर एक्सपोर्ट सेक्टर में हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। साथ में यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो इम्पोर्ट पर कम डिपेंडेंट हैं, जो कम रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करती हैं बाहर से, उन पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदे में ही जाएं। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि अब हमको इम्पोर्ट करना महंगा पड़ेगा, यानी कि जब हम दूसरे देशों से कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो हमको महंगी पड़ने वाली है। तो इसका फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट हमको ये देखने को मिल सकता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आए। अब यहाँ पर जब हमको बाहर से इम्पोर्ट करना महंगा पड़ रहा है तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको यहाँ पर नए बायर्स मिल जाएंगे, नए कंज्यूमर्स मिल जाएंगे जो अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहेंगे क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना महंगा पड़ गया है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को पुश भी मिलेगा और यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के पास ये मौका है कि वो इस समय का फ़ायदा उठाएं और नए कस्टमर्स के पास अपना सामान पहुँचाएँ। इंडिया ने इस साल वैसे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था एक्सपोर्ट्स में, और इंडिया का जो टारगेट है $400 बिलियन का, उसको इस साल इंडिया मोस्ट प्रोबेबली रीच कर जाएगा। इंडिया ने फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ही $374 बिलियन का ट्रेड करा है, जहां पर हमको 45% का जंप देखने को मिलता है पिछले साल के मुकाबले। मगर यहां पर चिंता की बात यह है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स के साथ साथ इंपोर्ट भी काफ़ी बड़े हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने जहां पर 30% की ग्रोथ रजिस्टर करी है, इंडिया के इंपोर्ट्स ने वहां पर 31% की ग्रोथ रजिस्टर करी है। तो ये एक चिंता का विषय है। आइए अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब कोई भी करेंसी गिरती है या उसकी वैल्यू कम होती है। यहाँ पर इंडिया जो भी एसेंशियल चीज़ों को इंपोर्ट करता है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमको इंपोर्ट करनी ही पड़ेंगी, तो उनके लिए तो हमको यहाँ पर पैसा देना ही पड़ेगा, डॉलर देना ही पड़ेगा, और ऐसी चीज़ों के दाम फिर हमको बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसी कमोडिटीज़ में सबसे पहले आता है क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल और फर्टिलाइज़र। ये तीनों प्रोडक्ट्स हम हैवीली इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ से, तो यहाँ पर हमको इन तीनों प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हुए देखेंगे और इनकी वजह से हम देखेंगे कि बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है और उसके हिसाब से बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर जब एडिबल ऑयल का दाम बढ़ेगा तो एक आम इंसान के लिए खाने के दाम बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर जब फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ेगा फार्मर के लिए, तो फार्मर जब अपने खेत में महंगा फर्टिलाइज़र डालेगा तो उस फसल के दाम भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अनाज के दाम भी हमको बढ़ते हुए दिखेंगे। इसी वजह से हम देखेंगे कि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना अंतर आ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का बेसिकली ये मतलब होता है
कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना डिफरेंस है। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और यहाँ हमको मालूम ही है कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो यहाँ पर हमको करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखेगा। और इस वक्त हमको इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलता है 2.7% ऑफ जीडीपी। इसी वजह से फिर हम देखेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करेगी, कमाएगी कम, तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल लगभग 7% का फिस्कल डेफिसिट हमको देखने को मिल सकता है। इन सब चीज़ों का असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा ही। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महंगाई पहले से ही इंडिया में बढ़ना चालू हो गई है, और आने वाले समय में हमको और भी ज़्यादा महंगाई देखने को मिल सकती है। और ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में नहीं रही तो फिर हम देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी। यहाँ पर अक्टूबर में ही आरबीआई ने एक अंदाज़ा लगाया था कि जब 10% क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे इन्फ्लेशन के अंदर हमको 0.3% बढ़ता हुआ दिखता है, और इस वजह से हम ये देखते हैं कि 0.20% फिर जीडीपी की ग्रोथ कम होती है। तो ये सब सिनारियो हमको देखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इन सभी चीज़ों पर असर पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे किसी करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, जब वो डेप्रिशिएट करती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।